1962 की जंग शुरू होने से कई महीने पहले एक कागज दिल्ली की सत्ता की मेज तक पहुंचा था। उस कागज पर स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, लेकिन उसमें लिखी चेतावनी आने वाले खून और हार की आहट दे रही थी। वो एक गुप्त मेमो था, एक आईबी अधिकारी की रिपोर्ट, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि चीन सीमा पर सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है, अगर चेतावनी मिल चुकी थी तो जवाब क्यों नहीं मिला? उस समय भारत और चीन के रिश्तों की नींव हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर टिकी हुई थी। पंचशील समझौता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बातें और यह विश्वास कि एशिया के दो नए राष्ट्र मिलकर इतिहास बदलेंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विश्व मंच पर शांति और गुटनिरपेक्षता की आवाज बन चुके थे, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हालात कुछ और ही कहानी लिख रहे थे। 1950 के दशक के आखिर तक चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था। 1959 में दलाई लामा भारत आए। उसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र में चीन एक सड़क बना चुका था जो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी। भारत को इसकी जानकारी देर से मिली। यह सिर्फ सड़क नहीं थी, यह रणनीतिक बढ़त थी। इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिनका नाम आधिकारिक दस्तावेजों में तो मिलता है लेकिन जिनकी पूरी कहानी आज भी धुंध में है, ने सीमा की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि चीन सीमावर्ती इलाकों में सैनिक तैनाती बढ़ा रहा है, रसद जमा कर रहा है और मौसम के अनुकूल होते ही सैन्य कार्रवाई की संभावना है। यह कोई सामान्य आकलन नहीं था, यह ठोस सूचनाओं और जमीनी इनपुट पर आधारित चेतावनी थी। उस मेमो में एक और अहम बात थी, भारतीय सेना की तैयारी बेहद कमजोर थी। हथियार पुराने थे, सर्द इलाकों के लिए पर्याप्त कपड़े और उपकरण नहीं थे और सीमाओं पर सड़कें लगभग न के बराबर थीं। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि तुरंत रक्षा तैयारियां बढ़ाई जाएं, सीमाई चौकियों को मजबूत किया जाए और कूटनीतिक स्तर पर भी सख्त रुख अपनाया जाए। लेकिन उस समय सरकार की नीति कुछ और दिशा में बढ़ रही थी। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन की अगुवाई में फॉरवर्ड पॉलिसी लागू की जा रही थी। इसका मकसद था कि भारतीय चौकियां आगे बढ़ाकर चीन के दावों को चुनौती दी जाए। कागज पर यह नीति साहसिक दिखती थी, पर जमीनी हकीकत में कई चौकियां दुर्गम इलाकों में बिना पर्याप्त रसद और समर्थन के बेहद असुरक्षित थीं। इतिहासकारों और बाद की जांच रिपोर्टों, खासकर हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट, ने संकेत दिया कि राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच तालमेल की कमी। खुफिया सूचनाएं थीं, पर उन पर किस स्तर तक ध्यान दिया गया, ये आज भी विवाद का विषय है। कहा जाता है कि वो गुप्त मेमो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई दर्ज नहीं हुई, न कोई औपचारिक जवाब, न सार्वजनिक चर्चा। अक्टूबर 1962, सुबह की ठंडी हवा के बीच गोलियों की आवाज गूंजी। चीन ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला किया। अरुणाचल प्रदेश, जिसे तब नेफा कहा जाता था, और लद्दाख के इलाकों में भारतीय चौकियां अचानक भारी हमले की चपेट में आ गईं। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन संसाधनों की कमी और रणनीतिक असमंजस ने हालात बिगाड़ दिए। लगभग एक महीने के भीतर भारत को गंभीर सैन्य झटका लगा। 20 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। हजारों सैनिक हताहत हुए, कई बंदी बनाए गए और देश का आत्मविश्वास टूट गया। संसद में गुस्सा था, सड़कों पर आक्रोश और जनता के मन में एक सवाल, हम तैयार क्यों नहीं थे? युद्ध के बाद जब दस्तावेजों की परतें खुलने लगी तो यह स्पष्ट हुआ कि सीमा पर खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों ने गतिविधियों की जानकारी दी थी। सेना के कुछ अधिकारियों ने भी तैयारी की कमी पर चिंता जताई थी। फिर भी राजनीतिक स्तर पर यह विश्वास बना रहा कि चीन खुला युद्ध नहीं करेगा। यह विश्वास शायद आदर्शवाद और वास्तविकता के बीच की दूरी का परिणाम था। उस आईबी अधिकारी का मेमो आज भी एक प्रतीक है, चेतावनी और चूक का प्रतीक। क्या वो मेमो अनदेखा कर दिया गया, या उसे गंभीरता से लिया गया लेकिन फैसले लेने में देर हो गई? आधिकारिक रिकॉर्ड पूरी कहानी नहीं बताते। कई दस्तावेज अब भी गोपनीय हैं,